नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन ढलने तक एक किसान पूरे जी जान से अपने खेतों में मेहनत के साथ जुटा रहता है। किसके लिए? हम सभी के लिए, अनाज उगाने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी समय समय पर पूरी कोशिश करते हैं कृषि जगत से संबंधित नई जानकारियाँ आपको देने का, उन्नत कृषि यंत्रों से आपको अवगत कराने का, ताकि आप उनका उपयोग करके अपनी मेहनत का पूरा फ़ायदा ले सकें। ऐसी ही कुछ जानकारियों को समेटे आइए शुरू करते हैं हम आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भावों से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस। 10,000 टन प्याज का होगा आयात। किसानों को बिजली कनेक्शन अनुदान। पीले रोग से बचाएं उड़द मूंग। काई से नत्रजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र दूसरी हरित क्रांति के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता और यह पूर्वी भारत से ही आनी चाहिए। श्री मोदी पटना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनके काम के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला से खेतों तक वैज्ञानिक नवाचारों की जरूरत पर बल दिया, जिससे कि किसान उनका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के एक हाल ही के एपिसोड का उल्लेख भी किया, जिसमें उन्होंने दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस साल दालों और तिलहन के बुआई क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने पाकिस्तान, चीन, मिस्र सहित विभिन्न देशों से 10,000 टन प्याज आयात करने का आदेश दिया है। हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि जहां तक प्याज कीमतों का मसला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में इसका स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नासिक स्थित राष्ट्रीय बागवानी शोध एवं विकास फाउंडेशन NHRDF के निदेशक श्री RP गुप्ता ने कहा कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। श्री गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में करीब 28 लाख टन रबी सीजन का प्याज देश में भंडार किया हुआ है, जो देश के 2 महीने की मांग पूरी करने के बराबर है। और अब जल्द तैयार होने वाली खरीफ फसल की कटाई भी आंध्र प्रदेश में शुरू हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ नेफेड ने आने वाले महीनों में 10,000 टन प्याज का आयात करने के लिए पहले ही निविदा जारी की है। विद्युत कनेक्शन अनुदान योजना में लाइन विस्तार कार्यों के प्राक्कलन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1,50,000 रुपए प्रति पंप के मान से कृषकों द्वारा जमा की गई राशि को घटाकर शेष राशि की छूट दी जाएगी एवं 1,50,000 से अधिक एस्टीमेट में लागत राशि आने पर अधिक राशि कृषकों द्वारा जमा की जाएगी। किसानों के लिए 1,50,000 रुपए की राशि में 2 खंबे, 1 नंबर 258 kV A का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। अनुदान में कृषक लाइन विस्तार कार्य कर ट्रांसफार्मर स्थापित करते हुए नवीन सिंचाई पंप कनेक्शन लेने वाले सीमांत एवं लघु कृषक, 2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा वाले किसान, 6,500 एवं 2 हेक्टेयर एवं उससे अधिक जोत सीमा वाले कृषकों के लिए प्रति हार्स पावर 10,400 रुपये कृषकों द्वारा राशि जमा करने पर लाभ दिया जाएगा। किसान भाइयों, यदि आपने समय पर मूंग एवं उड़द की बोनी की है तो आपकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। फसल का सतत निरीक्षण करें और एक एक पौधे पर पैनी नजर रखें। निरीक्षण के दौरान खेत में कहीं कोई येलो वेन मोजेक से प्रभावित पौधे नजर आए तो उन्हें उखाड़कर मिट्टी में दबाकर नष्ट करें। पीले रोग से ज्यादा प्रभावित फसल में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एसिटामिप्रिड 20% SP 5 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। किन्हीं कारणों से यदि आप उड़द मूंग की बोनी पहले नहीं कर सकते हैं तो इस माह के अंत तक इनकी बुआई की जा सकती है। धान फसल के लिए सर्वाधिक आवश्यकता नत्रजन की होती है। धान की उपज में कमी का मुख्य कारण नत्रजन का भरपूर मात्रा में न मिलना भी होता है। रासायनिक उर्वरक द्वारा दिए गए नत्रजन का मात्र 40% ही पौधे ग्रहण कर पाते हैं, शेष पानी के साथ बह जाता है।
नत्रजन युक्त उर्वरक सबसे महंगे होते हैं। ऐसे में नील हरित काई जैव उर्वरक काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इसके उपयोग से धान उत्पादन में 10% तक वृद्धि होती है। यह खाद नत्रजन की पूर्ति के अलावा पौधों को उगाने में सहायक हार्मोन्स एवं विटामिन भी उपलब्ध कराती है। नील हरित काई खाद को धान की रोपाई के लिए 1 सप्ताह बाद ही उपयोग करें। 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस खाद का छिड़काव करें। इसकी अधिक मात्रा भी नुकसानदायक नहीं होगी। इस खाद के उपयोग के समय खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भरें, जो 15 से 20 दिन तक बना रहे। इस बीच अनावश्यक बहाव को रोकने के लिए खेत की मेड़ों को अच्छी तरह बांध दें। रोपाई करते समय ही स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा डाल दें। नील हरित काई की वृद्धि के लिए स्फुर की उपस्थिति आवश्यक होती है। 3 से 4 वर्ष तक लगातार उपयोग करने से प्रभाव होता है। उसके बाद इस खाद को डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह खेत में स्थिर हो जाती है और उपयुक्त वातावरण मिलने पर फिर से तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, तिल एक तिलहनी फसल है, या यूं कह लें कि तिलहनी फसलों में तिल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन किसान भाइयों के खेत इस समय खाली पड़े हैं, वे राम तिल की फसल की खेती करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। राम तिल की खेती के लिए आप खेतों को किस तरह तैयार करें या किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आइए लेते हैं इसी विषय पर एक जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर VK पराड़कर जी से। किसान भाइयों नमस्कार। मैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से डॉक्टर विजय पराड़कर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और मैं आपको रामतिल फसल के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहा था, जिसकी फसल पद्धति अपनाकर किसान भाई अपना आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि रामतिल, नाइजर या जगनी ये फसल आदिवासी अंचल भाइयों की है, और क्योंकि आदिवासी अंचल में मुख्य रूप के उसमें फसल ली जाती है, उसका कारण ये है कि हल्की ज़मीन में जहाँ पानी की कमी है, भूमि बिल्कुल जिसमें कोई मिट्टी का अंश नहीं है या हिमांश की कमी है, ऐसे में भी ये फसल ली जा सकती है। और उल्टे अर्थों में इसको कहते हैं हम कि जहाँ तेल निकालना, रेत से तेल निकालना, इस फसल को हम कहते हैं। अब जब आदिवासी भाइयों की फसल है तो निश्चित रूप से उसकी पद्धति भी थोड़ी सी नासाज है, जिसमें हम सुधार करना चाहते हैं। हालांकि रामतिल का फसल जो बुआई का समय है थोड़ा सा देरी से आता है, और लगातार बारिश के बाद जैसे परिस्थिति बनी है, इसमें जिन किसान भाइयों की ज़मीनें खाली भी है उसमें भी हल्की भूमियों में रामतिल की फसल को आप अपना सकते हैं और अपना उत्पादन लेकर कुछ न कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये माने कि ये रामतिल फसल तेल वाली फसल है, और ये फसल
को देरी से क्यों हो जाता है? उसका मुख्य कारण ये है कि जिस समय रामतिल फसल फूल पे होती है उस समय वर्षा की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, जिससे कि परागण झड़ जाते हैं और उत्पादन सही नहीं मिल पाता। परंतु ये भ्रांति इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि किसान भाई इसको बोने में बहुत देरी कर देते हैं। उदाहरण के लिए माने कि अगस्त के माह के बाद ही इस फसल की बोनी की बात हम करते हैं। तो मेरा ही कहना है आप लोगों से कि आज परिस्थिति बदली है, मौसम बदला है। आज हमें सितंबर और अक्टूबर महीने में वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्यों न हम सही समय पर बोकर यदि अच्छा उत्पादन लें तो हमारा समय बचेगा, नमी बचेगी और नमी का उपयोग हम रबी फसलों के लिए कर सकते हैं। हल्की ज़मीनों में जब हम इस फसल को लगाते हैं तो एक तो सितंबर महीने में आजकल वर्षा की प्राप्ति नहीं होती और निश्चित रूप से फूल के समय यदि नमी नहीं होगी तो उत्पादन हमें ठीक से मिलेगा नहीं। इसलिए हम आपको सही जो बुआई का समय है आपको अनुशंसा करते हैं 15 अगस्त के बीच में आपको इसको बोनी कर लेना है, जिससे आपको अधिकतम उत्पादन मिलेगा और किसान भाइयों को जो उत्पादकता मिलेगी उसके रूप में हमको अच्छी पैसे की प्राप्ति होगी और सही समय पे काम करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन लेंगे। यदि हम देरी से बोनी करेंगे तो परिणाम में उत्पादन कम होगा और हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। पहली बात, यदि हम माने कि फसल उत्पादन में मुख्य जो भूमिका है या मुख्य जो तत्व है वो है बीज या किस्म। तो आज हमारे पास मध्य प्रदेश क्षेत्र में 3 किस्में उपलब्ध हैं। पहले में हमारे यहाँ उटक मंडी किस्म का उपयोग करते थे परंतु देरी से पकती थी, परंतु आज हमारे पास JNC 1 नंबर, JNC 6 नंबर और JNS 9 नंबर, ये 3 जातियाँ उपलब्ध हैं। तो मैं किसान भाई से कहना चाहूँगा कि इन तीनों जातियों में से किसी एक जाति का उपयोग करते हुए हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बीज उत्पादन में इसका बीज भी उपलब्ध है और आप चाहे तो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में यहाँ इस फसल की अनुसंधान परियोजना चल रही है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और राज्य बीज निगम के पास भी उपलब्ध इसका बीज है, तो इसको प्राप्त करें। ज़्यादातर बारीक बीज होने के कारण से आदिवासी भाई इसको छिड़का बोना पसंद करते हैं, वो परिस्थिति भी है ऐसी जिससे वो बोने करते हैं। तो पहले तो ये बात हुई कि हमको बीज बदलना है, अंतरण या कतार से कतार का अंतर रखना है, छिड़का नहीं बोना है। और पद्धति में भी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक हमारे घर में जो बखर होता है, बखर के पीछे यदि हम सरता इसको पोर कहते हैं, उसमें ये बीज और गोबर खाद, जो सूखी गोबर खाद थी, उसका यदि बोनी कर देंगे तो जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को सिद्ध किया जा सकता है। दूसरी बात यह, बीज बारीक होने के कारण उथला ही बोए, अधिक गहराई पर बोने पर इसके अंकुरण में कमी आती है और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऊपर ही ऊपर 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर की गहराई पर बीज हो तो हमें पर्याप्त पौध संख्या मिलेगी और पौध संख्या के साथ साथ अच्छी बढ़वार मिलेगी। और हम क्योंकि कतार से बोनी करते तो इसलिए अंतर सस्य समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें गुड़ाई करना या डोरा चलाना ये काम आसानी से हो जाता है। तो जब हम डोरा जब चलाएँगे तो जो वर्षा की जो प्राप्ति होगी वो ज़मीन में जाएगी, जल संरक्षण होगा और आखिरकार पौधों को मिलेगा, उत्पादन में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। जब हम बात करते हैं रसायन खाद की या उर्वरक की, तो हल्की भूमि होने के कारण से ज़मीन में जलधारणा शक्ति कम होती है, इसलिए मैं निश्चित कहूँगा आप लोगों से आपके यहाँ गोबर खाद उपलब्ध भी होगा तो पकी हुई गोबर खाद यदि आप जितना संभव हो इस खेत में डालने की कोशिश करें और हो सके तो जैसे मैंने बताया कि बीज के साथ यदि गोबर खाद अधिक मिलाकर यदि बोए तो ये 2 समय काम करेगी। पहला ये कि जब नमी की कमी होगी तो ये जलधारण शक्ति को बढ़ाएगा और नमी के अधिक होने पर या पानी के अधिक होने पर निथार का भी काम ये करती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उर्वरक के रूप में गोबर खाद आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो खेत में डालना चाहिए, जिससे जल निकास और नमी की कमी के समय ये सहायता करेगा। अब जब हम रासायनिक खाद की बात करते हैं उसके पहले हम सोचेंगे जीवाणु खाद। जीवाणु खाद में आपको एजोस्पिरिडियम, एजोटोबैक्टर या PSB, ये तीनों में से एजोस्पिरिडियम और एजोटोबैक्टर में से एक कोई अपना कहना चाहिए जीवनाशी या कल्चर, और दूसरा जो PSB है इसका ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि ये सब चीज़ें लागत को कम करने में द्योतक है और हमको जो रासायनिक खाद अतिरिक्त में या अधिक खर्च करके देना पड़ता है उसमें बचत की जा सकती है, तो ज़रूर करें। दूसरा ये है कि जब हम रासायनिक खाद यदि अच्छा उत्पादन चाहिए तो हमें अच्छा रासायनिक खाद या संतुलित देना ही होगा। बहुत हल्की ज़मीन है तो इसमें 20-20-10 का एक अनुपात है, 20 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटाश।
यदि मध्यम भारी ज़मीन है तो उसमें इसकी जो मात्रा है दुगना कर दी जाती है। 40 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश। अब पद्धति क्या होना चाहिए? तो पद्धति में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आधी मात्रा नत्रजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटाश की, ये आधा रूप में देना है जब हम बोनी करते हैं। शेष मात्रा जो आधी बची हुई है, ये 30 से 35 दिन के आसपास जब हम गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे, उस समय दे के जब हम गुड़ाई कर देंगे तो ये नत्रजन जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं अंदर ढक जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उत्पादन के रूप में किसान भाइयों को मिलेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अगर आप रबी फसलों, खरीफ फसलों या उद्यानिकी फसलों के अलावा और किसी फसलों की खेती अपने खेतों में करना चाहते हैं तो औषधीय फसलों की खेती आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश की जलवायु, हमारे प्रदेश का मौसम का हाल और मिट्टी औषधीय फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। औषधीय फसलों की हमारे प्रदेश में खेती की क्या संभावनाएं हैं और इसमें किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, आइए लेते हैं इसके बारे में जानकारी हमारे विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र तिवारी जी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टी में बहुत विविधता है, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं और उनके लिए अच्छा वातावरण मिलता है। जहाँ तक सामान्य तरह की खेती की बात है तो मध्य प्रदेश में बहुत तरह के खेती होती हैं, जिसमें खरीफ और रबी में गेहूँ, धान, चना, सोयाबीन मुख्य रूप से हैं। इनकी खेती करते समय हम अक्सर देखते हैं कि कई बार किसानों को ज़्यादा वर्षा या कम वर्षा के कारण हानियाँ उठानी पड़ती हैं और क्रॉप को मैनेज करने में कठिनाई होती है। साथ ही कीटों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। इस कंडीशन से बचने के लिए हमें अपनी फसल में विविधता लानी होगी और उस विविधता के लिए फल, सब्जी और हार्टिकल्चरल क्रॉप के अलावा औषधीय फसलों के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश में औषधीय फसलों के लिए मालवा रीजन के किसानों ने बहुत सारे नए आयाम बनाए हैं और वहाँ पर आज भी व्यावसायिक स्तर पर इसबगोल, असगंध और चंसूर इनकी खेती काफ़ी हो रही है। पिछले 5-6 सालों में वहाँ पर तुलसी की खेती का भी उपयोग बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर नीमच ज़िले में एक मध्य प्रदेश की प्रथम मंडी है जो कि औषधीय फसलों के उत्पादों का क्रय विक्रय करती है और एक्सपोर्ट करती है, जिस कारण से वहाँ पर तुलसी का जो एरिया है वो 0 से बढ़कर 2-2.5 हज़ार हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। और उसकी प्रोडक्टिविटी और कम लागत के कारण वो सोयाबीन की अच्छे विकल्प के रूप में तैयार हो सकती है। तो किसान भाइयों को
हम इसकी सलाह देंगे कि अपने एग्जिस्टिंग जो इनका क्रॉपिंग सिस्टम है, जो फसल चक्र है, जैसे कि आपके बिंद रीजन में सोयाबीन, चना और सोयाबीन गेहूँ मुख्य रूप से प्रचलित सिस्टम है। और इस साल की जैसे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उस बारिश के कारण सोयाबीन के फसल को मैनेज करने में काफ़ी परेशानी हुई, जहाँ पर पानी की निकासी सही नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में उनकी उपयोगिता के आधार पर औषधीय फसलों का हमारे फसल चक्र में अगर इंक्लूज़न कर दिया जाए, उनको समाहित कर लिया जाए, तो अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। जैसे कि हमारे बिंद के पठार के क्षेत्र में 6 जिले सम्मिलित हैं, जिनमें कि सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह और रायसेन। यहाँ की जो फॉरेस्ट है और यहाँ की फसलों के बीच में बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सफ़ेद मूसली, जो यहाँ के इलाके में जो जिस क्वालिटी की सफ़ेद मूसली पाई जाती है, वैसी सफ़ेद मूसली हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा तुलसी, अश्वगंध, भृंगराज, गोखरू, इस तरह की औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनकी खेती यहाँ पर की जा सकती है। पिछले कई सालों पहले तक यहाँ पर सफ़ेद मूसली की खेती की गई है, लेकिन बाज़ार की अनुपलब्धता के कारण और बाज़ार की दिक्कतों के कारण किसानों ने उसको हतोत्साहित हुए। लेकिन उसकी खेती ज़्यादा पैमाने में ना कर, आप हर किसान अगर उसके छोटे से एरिया में करे और उसका सही मार्केट मिले, तो उसकी अच्छी खेती यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा तुलसी जो फसल है, ये बिना कम पानी में और कम लागत में, फर्टिलाइज़र की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो अगर इसको लगाया जाए तो 500 ग्राम बीज लगता है और ख़रीफ के सीज़न में लगाई जाती है और उसको अलग से इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 120 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास के रूप में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इससे उसका उत्पादन लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टर होता है और उसका बाज़ार मूल्य नीमच की मंडी में 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में रहता है, जिससे कि ये इसका शुद्ध लाभ सोयाबीन से एट पार होता है, सोयाबीन से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इस तरह से तुलसी की फसल भी यहाँ के लिए काफ़ी उपयुक्त है। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।